खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच कि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप एडवाइस को उसको पसंद कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। और आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ के, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। आज अभी मैं बात कर रही थी फ़ोन पे, मेरे जानने वाली हैं, उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आ गया, तो वो बहुत परेशान हो रही हैं फ़र्स्ट टाइम। तो मैंने उनको कहा है नेक्स्ट टाइम आप करवा के 1 हफ्ते के बाद फिर आइए फास्टिंग शुगर, तो फिर मैं आपको सारा एग्जामिन कर लूँगी। तो मैंने सोचा फिर डायबिटीज़ के बारे में ही आपको मैं बता दूँ कि ये जो टॉपिक है ना, वो बड़ा ज़रूरी है कि पब्लिक को समझ में आए कि आखिर ये शुगर हाई होने की बीमारी है क्या, उससे क्या ख़तरात होते हैं, क्या संगीनियाँ होती हैं। क्योंकि पेशेंट्स मैंने देखा है बिल्कुल लाइल्म होते हैं और उसका पूरा मेरा ख़्याल है, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराती हूँ, क्योंकि शायद डॉक्टर भी सही तरीके से बताते नहीं हैं और लाइल्मी की वजह से बहुत ज़्यादा फिर ख़राबियाँ इस बीमारी में हो रही होती हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं बताऊंगी कि जो डायबिटीज़ मिलाइटिस है, इसका पूरा नाम डायबिटीज़ मिलाइटिस है और उसको उर्दू में ज़ियाबतीस कहते हैं। तो डायबिटीज़ वैसे तो दो तरह की समझे है। एक मसला जो है वो हमारे ऑर्गन का है, वो है पैनक्रियास, जिसको उर्दू में लबलबा कहते हैं। वहाँ से एक हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो शुगर को, जो हमारी ब्लड में होती है शुगर, जो हम खाना खाते हैं उससे जो शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, उसको सेल के अंदर यानी खलिए के अंदर ले जाने के लिए इंसुलिन हमें चाहिए होती है। जब तक वो शुगर सेल के अंदर या खलिए के अंदर नहीं जाएगी, उसकी कोई उसका काम नहीं होगा। यानी कि एनर्जी यूटिलाइजेशन जो सेल का फंक्शन है हमारे, उसके लिए वो ग्लूकोज यूटिलाइज होगा ही नहीं, क्योंकि वो अंदर गया ही नहीं है, तो वो बाहर ही रहेगा, यानी कि हमारे ब्लड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी। तो इंसुलिन हमें इसलिए चाहिए होती है। ठीक है, अब दो तरह की डायबिटीज़ है, एक को हम कहते हैं टाइप 1 जो है उसमें इंसुलिन जो पैनक्रियास के सेल हैं वो बना ही नहीं रहे होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की। यानी ये छोटी उम्र के बच्चों में या एडोलेसेंट में हो जाती है और उसमें सर्वाइवल के लिए इंसुलिन ही चाहिए होती है, यानी कि इंसुलिन के टीके ही लगेंगे उनको। ठीक है, तो हम ये वाली डायबिटीज़ जो टाइप 1 है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है डायबिटीज़ टाइप 2, जो बड़ी उम्र के लोगों को यानी कि 40 साल की उम्र तक के लोगों को हो रही होती है। और उसमें ये होता है कि पैनक्रियास के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन तो बना रहे होते हैं, लेकिन वो कम बना रहे होते हैं। ठीक है, डेफिशिएंट स्टेट होती है इंसुलिन की, यानी सिक्रीशन कम होती है। दूसरे ये है कि हम जो दवाइयाँ देते हैं उससे हम इंसुलिन की सिक्रीशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर वो निकल रही है तो। अच्छा, दूसरी चीज़ डायबिटीज़ में टाइप 2 में ये होती है कि एक तो इंसुलिन कम है, दूसरे जो इंसुलिन निकलती भी है वो शुगर को उसको अंदर ले जाना चाहिए सेल के, लेकिन हमारे जो टिश्यूज़ हैं ना वो डायबिटीज़ में रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि वो उसको अंदर ले जाने की सलाहियत उनकी ख़त्म होने लगती है, तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो एक चीज़ ये हो गई, एक इंसुलिन कम बन रही है, दूसरे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, यानी कि है भी तो वो अपना काम ही नहीं कर रही, अंदर जा ही नहीं रहा सेल के। तीसरे क्या है, जब सेल के अंदर नहीं जाता हमारा ब्लड ग्लूकोज, तो हमारा एक निज़ाम है अल्लाह मियाँ का कि भाई सेल में उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, सेल को चाहिए, अब बाहर पड़ा हुआ है, अब सेल को तो पता नहीं है कि बाहर है इतनी शुगर, तो हमारा जो लिवर है ना यानी कि जिगर, वो बहुत ज़्यादा शुगर फिर बनाने लगता है। अब देखें, तीन चीज़ें हो गई, एक तो इंसुलिन कम है, दूसरे इंसुलिन का काम जो है वो टिश्यू रेजिस्टेंस की वजह से नहीं कर पा रही, तीसरे ग्लूकोज हमारे बढ़ा हुआ है और हमारा लिवर और ग्लूकोज बना रहा है। तीन चीज़ें हो गई जिसकी वजह से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हमारी बॉडी में शुगर की एक ऐसी क्रिटिकल लेवल होता है, यानी कि 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर शुगर हो गया है तो उससे ज़्यादा पेशाब में निकल जाता है, यानी कि उससे ज़्यादा रहने नहीं देता हमारा ब्लड, तो वो यूरिन में हमारे निकल जाता है।
तो उससे क्या होता है कि शुगर यूरिन में आने लगती है। यूरिन में जब शुगर आएगी तो वो एक ऑस्मोटिक वो है, यानी कि ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव है, तो वो जो है अपने साथ पानी भी खींच के ले आता है। ज़्यादा पानी भी आने लगता है तो उसका मतलब है कि ज़्यादा यूरिन आएगा, बार बार यूरिन आएगा, और जब बार बार यूरिन आएगा तो बार बार प्यास लगेगी। तो दो सिम्टम्स तो हो जाते हैं शुगर, अगर किसी को डायबिटीज़ हो रही है, बार बार यूरिन आता है, बार बार प्यास लगती है। लेकिन अब देखें, अब वहम ना करें, अगर किसी को बार बार यूरिन आ रहा है तो उसकी और भी वजह हो सकती हैं, यानी यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, आप हो सकता है ऐसी दवाइयाँ ले रहे हो जिसमें यूरिन बार बार आता है, कोई और वजह हो, तो वहम में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने दो सिम्टम्स बताया, उसके अलावा वीकनेस हो रही होती है क्योंकि ग्लूकोज अंदर यूटिलाइज नहीं हो रहा, जो उसका काम है एनर्जी उससे आ नहीं रही, तो जो अंदर कीमियाई अमल हो रहे होते हैं हमारे सेल के, वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उसकी वजह से बहुत सारी हमारी चेंजेस होने लगती हैं। वो चेंजेस क्या हैं, उसमें जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आप इससे अंदाज़ा करें पिछले 20 बरसों में, यानी कि 20 इयर्स में जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दुनिया में। तो ज़ाहिरी बात है कि जो रिसर्चेज होती हैं उससे होता है कि भाई क्यों इतनी बढ़ रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये देखी गई है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है कि एक तो ये जेनेटिक होता है टाइप 2, और दूसरे एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो जेनेटिक और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स मिल के कुछ ऐसी इंटरेक्शन करते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। उसमें सबसे बड़ी जो एनवायरनमेंटल फैक्टर में हम कहेंगे वो है वेट का ज़्यादा होना, यानी कि ओबेसिटी या मोटापा। वेट सिर्फ मोटापा नहीं, यानी कि ओवर वेट भी अगर हो रहे हैं, जो बज़ाहिर देखने में लगता है कि सही है, लेकिन अगर ओवर वेट भी हैं तो शुगर का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये कहती है कि अगर वेट बढ़ रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। अगर शुगर नहीं भी है तो शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ जैसे ज़्यादा तरक्की करते जा रहे हैं, लोगों में वेट बढ़ता जा रहा है, और दूसरे क्या है कि इनएक्टिविटी फिजिकल होती जा रही है, यानी कि सिर्फ बैठे रहते हैं हम लोग। हर चीज़ के लिए हमारे पास रिमोट है, रिमोट से टीवी हर चीज़ चल रही है, तो उठते नहीं हैं हम, काम नहीं करते हैं, कोई एक्टिविटी वाला ऐसे वर्जिश वगैरह कुछ नहीं करते। तो सबसे बड़ी वजह वेट की ज़्यादती, दूसरी वजह फिज़िकल इनएक्टिविटी यानी वर्जिश का ना होना या चहलकदमी का ना करना, तीसरे जो है जी सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग इतनी ख़तरनाक है, और लास्ट टाइम सॉरी माजरत के मैं हाइपरटेंशन का जब मैंने दिया था, मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया था। हाइपरटेंशन भी जो है सिगरेट स्मोकिंग एक फैक्टर है रिस्क, उसमें ख़त्म कर देनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि ये आपस में ना जुड़ी हुई हैं ये बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, और जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ यानी कि कॉर्निक आर्टरी डिजीज़, जिसे हम एंजाइना और वो कहते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। तो सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि अगर पेशेंट को हमने डायग्नोज करना है, तो सबसे पहले आप को मैं बताऊं डायग्नोज किस तरह होती है शुगर। सबसे अगर किसी ने फास्टिंग शुगर कराया, ठीक है, 14 घंटे की फास्टिंग के बाद उसने शुगर टेस्ट कराया और वो आ गया 1, नॉर्मली अगर शुगर नहीं है तो आना चाहिए 100 या 100 से कम, यानी 100 या 100 से कम मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारी शुगर होनी चाहिए, तो शुगर नहीं है, ठीक है। अगर 100 से लेके 125 यानी कि 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर हो गया तो इसको भी हम डायबिटीज़ नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं शुगर बढ़ी भी है, लेकिन अब WHO ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इसको प्री डायबिटीज़ बोल दो। प्री डायबिटीज़ क्यों बोल दो, उसका नाम रख दिया है ताकि लोग जो हैं वो भाई फिक्र कर लें कि प्री डायबिटीज़ हो गई है उनको। अगर उन्होंने ध्यान ना किया, अपना वज़न ना कम किया, सिगरेट ना छोड़ी अगर पीते हैं, और जो है वो फिज़िकल इनएक्टिविटी नहीं ख़त्म की, वर्जिश ना शुरू की, तो 2 साल में 1 या 2 साल में शुगर फुल ब्लोन हो जाएगी, ठीक है। तो 100-125 तक प्री डायबिटीज़ बोल दिया है, अलार्म के लिए कि घंटी बज जाए ख़तरे की कि भाई अब मुझे अपनी देखभाल कर लेनी चाहिए सही से। अच्छा, अब जो है हम डायग्नोज कब करेंगे, अगर 126
या 126 से ज़्यादा 2 अलग दिनों में ये आ जाए, यानी कि आपने एक दफ़ा कराया और अगर एक हफ्ते के बाद दोबारा कराया और फिर इतना ही आ गया 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा, तो पक्का पक्का डायबिटीज़ मेलाइटस का लेबल हम दे देते हैं उसको कि भाई आपको डायबिटीज़ हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि ओबेसिटी और वेट की वजह से ये सारा मसला और भी ख़राब होता है, तो पहले हम उसको एडवाइस करते हैं कि रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? मोटापा हो गया, और मोटापा कैसा? जो एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ जो है ना एशिया में फैल रही है, उसकी वजह आपको मैं बताऊं, हम पाकिस्तान में, हमारा एशिया में है, इंडिया है, बांग्लादेश है, कितने सारे कंट्रीज़ हैं। अब इसमें पाकिस्तान देख लें आप, इसमें लोग बज़ाहिर तो लगता है हम लोग जो है ना हमारा वेट सही है, ठीक है, जैसे लेकिन अगर कोई बैठा हुआ है आगे टेबल रखी हुई है, मुझे लगता है कि भाई बिल्कुल नॉर्मल वेट तो है इनका। अब जब वो खड़े होंगे तो पेट निकला हुआ होता है। देखें, पेट निकलना सबसे बड़ी ख़राबी है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो है ख़तरनाक, ठीक है। पूरी अगर ओबेसिटी होती, यानी कि सबक्यूटेनियस जिसे हम कहते हैं, जैसे जापानीज़ सूमो पहलवान होते हैं ना, सूमो आपने टीवी में देखी होंगी उनकी फाइट्स वगैरह, तो सोमो जो रेसलर्स हैं जापान के, उनकी ओबेसिटी ना सेंट्रल नहीं होती, उनकी सबक्यूटेनियस होती है, यानी फैट जो है पूरे जिस्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इतने, हालांकि वो मोटे होते हैं लेकिन उनको हार्ट अटैक और एंजाइना नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनकी सिर्फ पेट में नहीं है वो। और हमारे यहाँ हम लोगों का क्या हाल है कि बाकी हमारे जिस्म में तो इतनी फैट नहीं है लेकिन पेट बाहर होता है, तो सबसे ज़्यादा, यानी हिप और वेस्ट रेशो अगर वो बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है हमारा वेस्ट, फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही प्रॉब्लम है कि पेट बढ़ा हुआ है, सिर्फ बाकी सही है, पेट बढ़ा हुआ है, तो वो बहुत ख़तरनाक है। इस यानी कि एंजाइना और हार्ट अटैक की समझें एक हमें घंटी है ये। दूसरे क्या हो गया? सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, शुगर क्योंकि बाहर पड़ी हुई है, उससे चेंजेस अभी मैं बताती हूँ क्या हो रहे होते हैं। सिगरेट उसको और जल्दी करता है, ठीक है। 10-20 साल लगेंगे जब क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की शुरू होती हैं, यानी संगीनियाँ, अगर सिगरेट पी रहे होंगे तो ये बहुत जल्दी होने लगेंगी, यानी कि 10-11 साल या 8-9 साल में ही ये सब चीज़ें चेंजेस होने लगेंगी। दूसरे क्या है? हाइपरटेंशन। शुगर अगर जिनको है, अच्छा, शुगर अगर जिनको है, दूसरे जो ये हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करने लेना चाहिए, इसलिए कि शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। तो मैंने उस वक्त भी आपको जब हाइपरटेंशन के बारे में बताई थी, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल होना चाहिए, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, यानी हाइपरटेंशन नहीं है और सिर्फ शुगर है, तो उनको भी कुछ अरसे के बाद जो हमारी शरियानों में चेंजेस हो रही होती हैं उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है। और अब जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, वो ये कहती है कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये कहती है कि अगर हम अपनी शुगर कंट्रोल कर लें तो 15 साल हमारी ज़िंदगी के बढ़ जाएंगे, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इतनी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती और हमारे ब्लड में ही रहती है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, तो छोटी शरियानें हैं बिल्कुल बारीक बारीक, और बड़ी शरियानें हैं ज़रा मोटी, तो उन दोनों में उनका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। एक तो अंदर की जो मैंने बताया था दीवार है, हाइपरटेंशन की वजह से भी मुतासिर होने लगती है, और उसमें ऐसी स्टेट हो जाती है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने लगे। तो कोलेस्ट्रॉल भी अगर ज़्यादा है तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है अंदर प्लेक बनाने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज़्म जो है ना वो थोड़ा अननोन है, उस पर बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, तो उस पर मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन ये कि ओवरऑल फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि वही आर्टरीज़ जो है अंदर से उनका कैलिबर कम होने लगता है, खून का बहाव कम होने लगता है। अगर बिल्कुल ही कम हो गया, ख़त्म हो गया, तो इन्फेक्शन हो जाएगा उसी एरिया में, या फिर जो है वो एंजाइना या ये हो जाएगा हार्ट अटैक,
जो हम अगर कार्डियोवैस्कुलर देखें तो छोटी हमारी जो बारीक बारीक खून की नालियाँ हैं वो हमारी आँख में होती हैं। तो पहला ऑर्गन हम देख लेते हैं आँख, जिसके ऊपर डायबिटीज़ ने अपना असर डालना है बहुत ही ख़तरनाक, वो है रेटिनोपैथी हम उसे कहते हैं। तो वो होने लगती है तो ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, साफ नज़र नहीं आ रहा होता, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर उसके बाद उसको डबल भी नज़र आ सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, या फिर बिनाई जा सकती है बिल्कुल। उसका यह है कि जैसे ही डायबिटीज़ आपकी डायग्नोज हो जाए, आँख के डॉक्टर के पास एक चेकअप बेसलाइन में करा लेना चाहिए, ताकि जो है वो आपको बता दे कि आपकी क्या चेंजेस हैं। अगर होती हैं तो उसके इलाज होते हैं जो स्पेशलिस्ट कर सकता है, लेज़र थेरेपी वगैरह। तो पहला हो गया आँख। दूसरा हम देख लेते हैं कि ये छोटी शरेयानियों की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आँख के आ गई, दूसरी आ गई हमारी किडनी। किडनी में भी बारीक बारीक शरेयान है, उसकी वजह से एंड स्टेज रीनल डिजीज़ और फाइनली रीनल फेलियर हो जाता है, किडनी फेलियर। और डायलिसिस की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो डायबिटीज़ है, ठीक है। जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं ज़्यादातर उनमें से डायबिटिक होते हैं। तीसरे जो है छोटी शरेयानें हमारी होती हैं जो हमारी आसाब को यानी कि नर्व्स को सप्लाई कर रही हैं। अब उसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जो है वो इस तरह शुरू होती है कि सबसे पहले हमारे पैरों और हाथों में जो हमारी नर्व्स हैं या आसाब हैं, जो छूने की हिस्स है वो मुतासिर होती है, छूने की और दर्द की, ठीक है। तो छूने की हिस्स जब मुतासिर होगी तो हमें ऐसी सेंसेशंस होंगी जैसे सुन हो रहे हैं हमारे हाथ पैर, या फिर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, या फिर पैरों में जलन हो रही है, या ऐसे कि जैसे कीड़े रेंग रहे हैं, चींटियाँ चल रही हैं, या थोड़ा सा कपड़ा भी लग जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे। इस तरह की कोई भी अगर चीज़ हो रही है तो वो न्यूरोपैथी की निशानी है। और सबसे पहली न्यूरोपैथी की निशानी क्या है कि अगर चलते हुए जा रहे हैं तो चप्पल पैर से निकल जाए और पता ही ना चले कि चप्पल निकल गई, ये पहली निशानी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद जो सुन रहे हो, उनकी चप्पल निकलने लगी होगी तो उन्होंने अब बकल वाली चप्पलें या वो स्ट्रैप जिसमें बंद हो जाता है वो चप्पलें ले ली होंगी। लेकिन प्लीज़ देखें ये पहली निशानी है न्यूरोपैथी की, उसको आप वो करें। अच्छा, छूने की हिस्स अगर ख़त्म हो जाएगी, हम नंगे पैर फिर रहे हैं, हमें कोई जूता हमें काट रहा है, हमें नहीं पता चल रहा, हमारे कोई कील चुभ गई, कांटा चुभ गया, हमें नहीं पता चला, खाल उखड़ रही है, हमने जी उसे खींच लिया, हमें ज़ख़म हो गया। शुगर में कोई ज़ख़म बहुत मुश्किल से भरते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉज है पैर काटने की, अल्लाह ना करे गैंग्रीन हो जाता है, तो पैर काटने की जो नौबत आती है उसको हम कहते हैं एट्रोमैटिक एम्प्यूटेशन। उसकी सबसे बड़ी कॉज ना डायबिटीज़ मेलाइटिस है, और वो इतनी ट्रिवियल, इतनी छोटी इंजरी से शुरू होती है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये इतना सा मेरे पैर में कुछ हुआ था और उसका नतीजा ये निकलेगा कि पैर काटने की नौबत आ जाएगी। तो ये बहुत कॉमन है, ये भरे पड़े होते हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल में। जब रेजिडेंसी मैंने की है, अभी मैं देखती हूँ बहुत, और ये बिल्कुल आप प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक न्यूरोपैथी हो गई, नेफ्रोपैथी हो गई, और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी का मतलब है जो अंदर हमारे जो एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जिससे हमें पता नहीं चलता, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी इंटेस्टीन्स काम कर रही हैं, क्या हो रहा है, उसमें भी ये ख़राबी होने लगती है। उसकी वजह से या तो फिर ये होता है कि पेट ख़राब हो जाता है, या तो दस्त आने लगते हैं, या फिर कब्ज़ हो जाता है, ये भी उसी की वजह से। दूसरे ये कि हम अगर लेटा हुआ है ऐसा पेशेंट, तो एकदम से खड़ा होगा तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम से नीचे गिर जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, अंधेरा आ जाता है आंखों के, इसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ये हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें इस डायबिटीज़ की वजह से हो रही। ये तो छोटी छोटी जो शरेयानों की बात थी वो हो गई। अब बड़ी शरेयानों की तरफ आते हैं। उसमें बड़ी शरेयानें सबसे पहले हमारे दिल में यानी कि कॉरोनरी आर्टरी, अगर वो बंद हो रही है और खुल रही है तो एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन, और अगर बंद हो के बिल्कुल ही बंद हो गई तो इन्फाक्शन यानी कि हार्ट अटैक, ठीक है। तो सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़, और पहले भी मैंने बताया था हाइपरटेंशन, ये दो बड़ी वजूहात हैं हार्ट डिजीज़ के लिए, ठीक है। उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये हार्ट हो गया। दूसरा जो हमारा बड़ा ऑर्गन है वो है हमारा दिमाग, ब्रेन। ब्रेन में क्या है, यही बड़ी वेसल्स, मतलब जो है कैरोटिड आर्टरी, और जो हमारे ब्रेन के अंदर जा रही हैं जो भी, उसमें अगर हो जाए तो या तो हेमोरेज हो जाएगा,
या फिर इन्फार्क्ट हो जाएगा तो पैरालिसिस यानी कि फालिज का अटैक, ठीक है, उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कम कर लें, सारी चीज़ें क्योंकि इंटर रिलेटेड हैं। अब जो है क्या रह गया, हाँ, अब रह गई हमारी, जैसे हमारे दिल में है ना आर्टरीज, उसी तरह हमारे पैरों में भी जा रही हैं बड़ी बड़ी मोटी शरियानें, ठीक है, और वो हमारे मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, तो उनको हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टरी। जैसे ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, PAD एब्रीविएट कर देते हैं, यानी कि पेरिफेरल आर्टरी में भी अगर कोई क्लॉट आ जाए, बिल्कुल एंजाइना टाइप का दर्द पैरों में होगा। पैरों में कैसे होगा, उसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। जब चलेंगे, थोड़ा वॉक किया, फिर आके लेटे, रेस्ट में होता है वो, यानी कि जब रात में लेटे इंतहाई शदीद दर्द, तो वो सारी, उसमें भी जो है ट्रीटमेंट उसका वही होता है जो एंजाइना में, यानी रीवेस्कुलराइजेशन करनी पड़ती है, बाईपास सर्जरी, वॉटेवर जो भी है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जी हमारी डाइट और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और बिहेवियरल चेंज। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में वेट ज़्यादा है, मोटापा है, वेट कम करें। नंबर 2, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट छोड़ दें। नंबर 3, हाइपरटेंशन है, उसको बहुत सही से कंट्रोल कराएं। डायबिटीज़ में अगर हाइपरटेंशन नहीं भी हो तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ये कहती है कि अगर 130 और 80 से कम होना चाहिए डायबिटिक्स का ब्लड प्रेशर, 130 और 80 से भी कम होना चाहिए। तो अगर नहीं भी है तो भी हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देते हैं, और अगर प्रोटीन आ रहा होता है, जो डॉक्टर ज़ाहिरी बात है कि वो चेक करेगा, तो उसकी भी दवाई होती है, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए कि वो नहीं हो। तीसरे क्या है, सिगरेट छोड़ दी, ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल कर लिया, शुगर कंट्रोल कर ली, वज़न कम कंट्रोल कर लिया, फिर जो है हमने डाइट रेस्ट्रिक्ट करी। डाइट में क्या है कि हम मीठे से परहेज़ करेंगे, लो फैट लेंगे, अनसैचुरेटेड फैट कम कर देंगे, हाई फाइबर डाइट लेंगे, रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल्स भी कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, वो एक पूरा चार्ट होता है। कभी हम डाइट सिर्फ मैं आपको जब डायबिटिक डाइट के बारे में बताऊंगी तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर जो है बिहेवियरल चेंज में ये है कि ज़ाहिरी बात है, अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारा पेट जो है ना वो और ज़्यादा डायलेट हो जाता है, उसमें और ज़्यादा खाना, तो फिर हमारी आदत हो जाती है। और अगर हम उसे कम करना चाहें तो इंतहाई अजियत होती है, क्योंकि ये मैं अपने साथ भी करती हूँ। कभी मेरा वेट बढ़ने लगता है जैसे, तो मुझे अगर कम करना हो कि कम खाऊं मैं, तो बहुत कुछ दिन तक अजियत होगी। ज़ाहिर है मैंने खा के जो है उसको डायलेट किया हुआ था, अब मैं ले रही हूँ तो मुझे अजियत हो रही है। तो ये चीज़ होगी, बिहेवियरल चेंज आपको लाना है कि आपको मतलब ये कि नहीं खाना ज़्यादा, ठीक है। वो अगर वेट ज़्यादा है, हाइपोकैलोरिक इनटेक, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वॉक शुरू करें। देखें, डायबिटिक एसोसिएशन ये कहती है कि अगर हम 30 मिनट्स वॉक करें दिन में तो वो काफ़ी है, यानी 150 मिनट्स पर वीक वॉक होनी चाहिए, ठीक है। 150 मिनट्स कैसे होंगे, 30 को हम अगर 5 दिन से मल्टीप्लाई कर लें, 5 0 0 5 या 15, 150 मिनट्स हो गए, यानी हफ्ते में अगर 5 दिन आप चल लेंगे तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपकी। और रेजिस्टेंस, उससे वॉक से रेजिस्टेंस इंसुलिन की कम होती है, शुगर अंदर जाती है सेल के जो नहीं जा रही थी, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। लेकिन पेशेंट्स जो हैं, जो फ्री में चीज़ हमें मिल रही है वो नहीं करनी। इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिखते हुए मुझे भी अफसोस होता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। तो वो अगर 50% आपकी दवाई है तो 50% ये चीज़ें हैं। दूसरे एक हाई रिस्क बिहेवियर क्या है, नंगे पैर फिरना, अपने पैरों की हिफाजत ना करना। पैर तो ऐसे क्लीन होने चाहिए हमारे, जैसे हम चेहरा हर रोज़ देखते हैं, रोज़ हमें मिरर से देखना चाहिए मैं पैर ठीक हैं या नहीं, कैलस तो नहीं बन रहे, उसमें कोई नाखून काटें, सीधे सीधे काटें, बिल्कुल कोई खाल निकल रही है उसे ना मतलब उसे नोचे नहीं। और जो अगर कोई इन्फेक्शन या वूंड है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके दिखाएं। तो कुछ इसमें ऐसा मेरा ख्याल है इतना मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ जिसको हो गई है, सारी ज़िंदगी रहती है ये चीज़, तो उससे दोस्ती करके रखें। अगर इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रहा, जो अभी मैंने ट्रीटमेंट की बताई, फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे इंसुलिन निकलती है पैनक्रियाज से, क्योंकि पैनक्रियाज में इंसुलिन है, उसको हम निकाल देंगे उसको दे के।
दूसरे ऐसी कि रेजिस्टेंस कम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लें। और अगर देखें शुरू में डायबिटीज़ जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इंसुलिन जब ख़त्म होने लगती है तो फिर कंट्रोल नहीं होती शुगर, तो फिर जो है ना इंसुलिन की ज़रूरत होती है। सर्वाइवल के लिए नहीं ज़रूरत है, सर्वाइवल के लिए तो टाइप 1 में ज़रूरत है, ये ज़रूरत आपको इसलिए है कि आप कंट्रोल कर लें। ओ देखें, एक और मेरे पास कॉल आ गई है। हेलो जी जी, अच्छा नहीं नहीं, आप आ जाइएगा क्लिनिक में अगर शुगर आपकी बढ़ी हुई आई है।